हे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक रेलेवेंट आधुनिक काल में। प्राचीन काल, मध्यकाल हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल में भारतीय संगीत का इतिहास जो रहा है। 18वीं शताब्दी से लेके आज तक का जो काल है उसे आधुनिक काल के अंदर काउंट किया गया है। तो 18वीं शताब्दी से लेके अब तक भारतीय संगीत में क्या क्या चीजें हुई है वो इस काल में हम पढ़ेंगे। ये हम जानते हैं कि भारतीय संगीत जो है वो मध्यकाल तक पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। उसके सारे उसमें स्वरों को देखा जाए या फिर वर्गीकरण देखा जाए, बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी उस काल तक, मध्यकाल तक। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय संगीत में आधुनिक काल आते आते यह हुआ कि 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जब मुगल भारत छोड़कर जा रहे थे तथा मुगलों के बाद भारत पर आक्रमण हुआ अंग्रेजों का, 18 से 19वीं शताब्दी का वह समय भारतीय संगीत के लिए बहुत ही खराब सा समय रहा, क्योंकि अंग्रेजों के आक्रमण की वजह से भारतीय संगीत का इतना अच्छे से विकास नहीं हो पाया। परंतु 19वीं शताब्दी के बाद भारतीय संगीत में कई चीजें नई नई हमें होती हुई देखने को मिलती है। भारतीय उत्तर आधुनिक काल में अगर बात करें तो भारतीय संगीत को जिन दो लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाया, उन दोनों के नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ये दोनों ही ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने भारतीय संगीत को बहुत कुछ योगदान दिया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जिन्होंने एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की, साथ ही लगभग 50 किताबें, 50 पुस्तकों का प्रकाशन उन्होंने किया संगीत के प्रचार प्रसार के लिए। साथ ही पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उनका भी योगदान पलुस्कर की तरह ही रहा। उन्होंने अपनी एक संगीत पद्धति जो आज हम उत्तर भारतीय संगीत की में स्वर लिपि पद्धति पढ़ते हैं, जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की देन है। साथ ही उस समय जब संगीत गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखा जाता था तो संगीत का कोई हमें रिटर्न चीज हमारे पास नहीं थी। स्पेशली अगर राग की बात करें, ख्याल की बात करें, गीतों की लिपिबद्ध होने की बात करें, तो हमारे पास गुरुमुख से सीखी हुई चीजों का कुछ भी रिटर्न चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो इन दो विद्वानों ने पूरे देश में भ्रमण करके संगीतज्ञों से मिलके, उनसे संगीत सुन के, सीख के अपनी जो पद्धति डेवलप की, उसके साथ संगीत को आम आदमी के लिए इजी टू अवेलेबल बनाया, जिससे वह किताब खोल के देखें, समझें तथा अपना गायन खुद सीखने की कोशिश कर सके। तो इस प्रकार वह संगीत जो प्राचीन तथा मध्यकाल में गुरुमुख से सीखा जाने वाला संगीत माना जाता था, उसको इन दोनों विभूतियों ने आम जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। वहीं विष्णु नारायण भातखंडे ने भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें क्रमिक पुस्तक मलिका है, जिसमें बहुत सारे राग दिए हैं। उन्होंने स्वर लिपि पद्धति अपनी बताई है, लक्ष्य संगीत है, राग मालिका है। इस तरह से बहुत सारी संगीत की पुस्तकें भातखंडे द्वारा भी लिखी गई हैं। फिर हम बात करते हैं जब अंग्रेजों का भारत छोड़ने का समय आया, उसके बाद जब भारत सरकार ने भारतीय संगीत को लेकर अपनी रुचि दिखाते हुए आकाशवाणी पे संगीत का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। हम ये जानते हैं कि 1936 से भारत में रेडियो की स्थापना हो चुकी थी। रेडियो इंडिया में आ चुका था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जो शुरू किया गया था 1956 में, भारत सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी, जिसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, आकाशवाणी के माध्यम से भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सरकार ने कई अच्छे संगीतज्ञों को अपने रेडियो पे प्रस्तुतियां देने के लिए बुलाया। उन्हें मानदेय देकर
प्रस्तुतियां देने का निर्धारित किया। प्लस शनिवार रविवार 2 मुख्य दिनों के कुछ समय निर्धारित किए गए, जिसमें संगीतज्ञों द्वारा संगीत पर चर्चा या फिर संगीत की प्रस्तुति, इस तरह के कुछ कार्यक्रम होने लगे, जिससे वह संगीत रेडियो के माध्यम से, जो आज अभी तक गुरु और शिष्य के बीच का संगीत था, वह प्रचलित होने लगा आम जन के बीच में। साथ ही चलचित्र द्वारा भी संगीत का प्रचार प्रसार किया गया। भारत सरकार ने आकाशवाणी के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया निर्धारित किए, मतलब ताकि गायन का तथा संगीतज्ञों का एक लेवल अच्छा बना रहे, उसके लिए उन्होंने ग्रेडिंग करना शुरू किया। A, B, C, D, C क्लास का आर्टिस्ट, B क्लास का, A क्लास का आर्टिस्ट, उस हिसाब से उसका मानदेय निर्धारित किया जाने लगा। तो लोगों को यह चीज संगीत से ज्यादा अच्छे से और जोड़ने लगी। फिर हम देखें, भारत सरकार द्वारा 1953 में संगीत नाटक अकादमी केंद्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत को प्रमोट करने के लिए, तो संगीत नाटक दैट मीन्स होल संगीत लाइक सिंगिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग, तीनों का प्रचार प्रसार के लिए संगीत नाटक अकादमी केंद्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई, जिसमें कलाकारों को या फिर स्टूडेंट्स को सीखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाने लगी। अच्छे अच्छे संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लगा, संगीत चर्चाओं का आयोजन किया जाने लगा संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से, जिससे संगीत का प्रचार प्रसार और अच्छे तरीके से हुआ। और आगे बढ़े तो 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में कई ऐसे कॉलेजेस की स्थापना की गई जो डेडिकेटली म्यूजिक के लिए ही बने थे। लाइक अगर हम बात करें प्रयागराज इलाहाबाद की, फिर गंधर्व महाविद्यालय की, भातखंडे विश्वविद्यालय की, भातखंडे महाविद्यालय की, स्कूल ऑफ म्यूजिक बड़ौदा जो गुजरात में है वहाँ की, म्यूजिक कॉलेज कैलकाटा की, तो ऐसे कई जगह पर म्यूजिक की कॉलेज की स्थापना की गई जहाँ डेडिकेटली म्यूजिक की शिक्षा लोगों को दी जाने लगी। जिस प्रकार इन्हीं सब चीजों से म्यूजिक का प्रचार प्रसार हुआ। साथ साथ अच्छे कलाकारों को और प्रमोट करने के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया, लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। और ये हम जानते हैं कि संगीत की हस्तियां पंडित रविशंकर हैं, फिर भीमसेन जोशी हैं, जिन्हें भारत का महानतम सम्मान जो है हमारा भारत रत्न, उससे भी नवाजा जा चुका है। इसलिए भारत सरकार द्वारा जो कदम संगीत के प्रचार प्रसार में उठाए गए वो काफी सराहनीय रहे हैं। और ये थी हमारी आधुनिक काल में जो संगीत का हम पढ़ते हैं क्रम दर विकास, वो था। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक जो हमने पढ़ी, प्राचीन काल, मध्यकाल और आज हमने पढ़ा आधुनिक काल, तो यह था भारतीय संगीत का इतिहास। अगली क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।